हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार अश्विनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास का साइंस का थर्ड चैप्टर का पार्ट वन, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर के अंदर हम एक छोटे से रेशे से स्टार्ट कर कर पूरे के पूरे जो कपड़ा होता है ना, वहां तक जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आपने पौधों मतलब कि पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों मतलब फाइबर के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, जो किसी जीव से प्राप्त किए गए हैं उसे क्या बोलते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर, है ना, रेशे को क्या बोलते हैं? फाइबर। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, रेशे के रेशम के फाइबर रेशम के कीट के ककून से प्राप्त होते हैं। ककून को बोलते हैं कोश हिंदी में। ठीक है, अब ये क्या होता है? जिस एक कवच होता है, उस कवच के अंदर रेशम का कीड़ा होता है। तो जिस कवच के अंदर रेशम का कीड़ा होता है ना, उस कवच को बोलते हैं ककून, और उससे हमें क्या मिलता है? रेशम। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? बाल से मिलते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियां बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, जानतव रेशे ऊन और रेशम के बारे में पढ़ते हैं। उसमें भी पहला है ऊन। शुरू करते हैं। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, भेड़, बकरी और याक से ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। चित्र 3.1 में देख सकते हैं आप। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण, आवरण मतलब होता है जिससे वो ढके हुए हैं, तो ढके किससे हैं? ये ढके हैं बालों से। तो इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ठीक है, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। इसका मतलब है वायु गर्मी को आर पार नहीं जाने देती शरीर के, है ना। तो बालों के बीच में हवा होती है, और गर्मी, जो शरीर की गर्मी है वो शरीर के बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि क्या है? वायु ऊष्मा की कुचालक है। जैसे कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः, तो ये बात आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म करने करते हैं। उन ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ऊन उन बाल से प्राप्त होती है जो इन जंतुओं को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। वो कैसे? इनके बीच में हवा होती है, और हवा इनकी शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्रियाकलाप 3.1 में देखते हैं क्या है। अपने शरीर, बाहों मतलब हाथों और सिर के बाल को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं। तो जो भेड़ की त्वचा होती है ना, उसके ऊपर दो तरीके के बाल होते हैं। एक दाढ़ी के रूखे बाल, और त्वचा के निकट अवस्थित यानी त्वचा के पास तंतु रूपी यानी बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे तंतु रूपी बोलते हैं उसे, तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं वो। ठीक है, तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करती है। ठीक है,
जो तंतुरूपी बाल होते हैं मुलायम मुलायम, उनसे बनती है हमारी, क्या बनते हैं उनसे, ये रेशे प्रदान करते हैं, ठीक है, ऊन बनाने के लिए, ठीक है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं, ठीक है। तो भेड़ों की कुछ नस्ल होती है, उनके अंदर कड़े बाल नहीं मिलते, यानी कि रूखे बाल नहीं मिलते, सिर्फ उनमें तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, ठीक है। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। मतलब कि क्या हुआ इसका, कि अगर कोई भेड़ है जो फीमेल है और उसके बाल सारे मुलायम हैं, तंतुरूपी मुलायम बाल हैं, और तो उसके बच्चे उस पुरुष भेड़ के साथ होंगे जिसके बाल पूरे के पूरे मुलायम हो और तंतुरूपी हो, ठीक है। तो उनके जो बच्चा होगा ना, उस बच्चे के अंदर और भी अच्छी क्वालिटी के बाल होंगे, है ना, सब बाल मुलायम होंगे और तंतुरूपी होंगे, यानी छोटे छोटे मुलायम बाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होंगे, है ना, कड़े बाल नहीं होंगे, रूखे बाल नहीं होंगे। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणवत्ता गुणयुक्त, मतलब जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, क्वालिटी से भरे हुए, और यहाँ पे क्वालिटी क्या है, तंतुरूपी और मुलायम बाल, ठीक है, जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन को यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। किसे बोलते हैं, कि अच्छे माँ बाप को चुनना जिनके बाल मुलायम हो और तंतुरूपी हो, उनके बच्चे होते हैं तो उनकी बालों की क्वालिटी और अच्छी होती है ना, मुलायम होती है और तंतुरूपी होती है, तंतुरूपी होती है, जिससे अच्छी क्वालिटी का ऊन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, तो ऐसे कुछ जंतु हैं जिनसे ऊन मिलती है, तो कौन से हैं जान लेते हैं। हमने देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, ठीक है। हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि, मतलब जबकि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है, ठीक है। यानी आमतौर पर बाजार में भेड़ की ऊन ही मिलती है। यहाँ की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ तिब्बत में और लद्दाख में, नॉर्थ मतलब यानी उत्तर की तरफ, उत्तर कहाँ पे होता है, ऊपर, नीचे क्या होता है, साउथ, और यहाँ पे क्या होता है, पश्चिम, और इस तरफ क्या होता है, सीधे हाथ की तरफ पूरब, ठीक है। सीधे हाथ पे पूरब, उल्टे हाथ पे पश्चिम, नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर, ठीक है। तो उत्तर की तरफ क्या है, तिब्बत और लद्दाख, तो वहां पर याक्यून बहुत प्रचलित है। आगे, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगारा ऊन को अंगारा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक ऊन की क्वालिटी होती है जिसका नाम होता है अंगारा। तो अंगारा जो ऊन होती है वो अंगारा नाम की बकरी होती है, नस्ल होती है, नस्ल का नाम है अंगारा, उससे प्राप्त होती है, ठीक है। जो कहाँ मिलती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। कश्मीरी चित्र में देख सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला। कश्मीर कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, जिन्हें जिन्हें क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉलें, क्या बोलते हैं जिन्हें, पश्मीना शॉलें। तो ये ठीक है, अंगारा बकरी, और ये बकरी नॉर्मल है, ये अंगारा बकरी है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ऊंट से भी हमको ऊन मिलती है। ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। लामा और एल्पेका, ये लामा है और ये एल्पेका है, इनसे भी ऊन प्राप्त होती है। देखते हैं क्रियाकलाप 3.2। ऊन उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपने स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। स्क्रैप पुस्तिका मतलब जहाँ पे इनका चिपकाना है ना, वहाँ पे चिपकाना है। स्क्रैप मतलब खराब यानी रफ, वहाँ पे चिपकाना है। यदि आप
चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हर एक जगह पर भेड़, बकरी और ऊंट और इन सब चीजों के अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, तो उनका आपको लिखना है। 3.3। ठीक है, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशों से ऊन तक। अब हमने देखा ऊन कहाँ से मिलती है, ठीक है, किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, और अब हम देखेंगे ऊन रेशे जो होते हैं उनके, उनसे रेशे से ऊन कब कैसे बनती है। ठीक है, देखते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। सबसे पहले काम क्या होता है, पहले उनको पालना शुरू करते हैं लोग। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है, मतलब संसाधित मतलब उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, पहले बाल काटते हैं, फिर उनके जो बाल होते हैं ना उनको संसाधित करके उनसे ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम यानी प्रोसेस, यानी जो रेशे से लेकर ऊन बनने तक का जो प्रोसेस है ना उसको बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन सबसे पहला पॉइंट है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को, भेड़ के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। अब ये गडरिये क्या होते हैं, जो इनको चराते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं गडरिये। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक, पालक मतलब पालने वाला, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, खली क्या होता है, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ उसे बोलते हैं खली। ठीक है, वो और खनिज भी खिलाते हैं। ठीक है, सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों को कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इन नाम से उन्हें जाना जाता है जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। ठीक है, कि कैसे वहां से ऊन मिलती है, कौन सी ऊन मिलती है। ठीक है, भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। घनी मतलब बहुत ही ज्यादा बाल जहाँ होते हैं उसे बोलते हैं घनी परत, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि अच्छी गुणवत्ता मतलब क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी की भेड़ लेके उनके बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है, जिनमें से एक जनक अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। ठीक है, या फिर कोई भी एक जो भेड़ होती है ना वो अच्छी नस्ल की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उन तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशो को ऊन में संसाधित करना यानी चेंज कैसे करते हैं रेशो को ऊन में। यदा
स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। यानी रेशे से ऊन बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद हमें ऊन मिल पाती है। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। यानी कौन से यानी स्टेप होते हैं। चरण क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेप। तो स्टेप 1 क्या है? भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ठीक है, त्वचा की पतली परत के साथ, ये वाली बात आपको याद रखनी है जो होती है। ठीक है, भेड़ की बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ठीक है, यह है प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? ऊन की कटाई। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल की जाती है। प्रयुक्त मतलब होता है इस्तेमाल, तो इस्तेमाल की जाती है उसी प्रकार की मशीन का इस्तेमाल करते हैं नाई लोग। ठीक है, और ये भेड़ जो बाल निकालते हैं भेड़ के, वो लोग भी उसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिस मशीन का इस्तेमाल नाई करते हैं। ठीक है, बाल काटने के लिए। बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। क्योंकि बाल भेड़ के शरीर पर आते इसलिए हैं ताकि वो उसको गर्मी दे सकें सर्दी के मौसम में। और जब सर्दियां चली जाती हैं तो भेड़ के शरीर से बाल को काट लेते हैं ताकि वो जिंदा भी रहें, है ना, वरना मर जाएंगे वो सर्दी की वजह से। गर्मी आने के बाद इन बालों को काट लेते हैं ये लोग। ठीक है, बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम यानी प्रोसेस को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। पहले क्या है? ऊन की कटाई, काटना, फिर अभिमार्जन, छटाई, फिर बर की छटाई, फिर रंगाई और रीलिंग। ठीक है, तो इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन, ठीक है, ऊन का धागा बना। पहले क्या हुआ कि रेशों को जोड़ जोड़कर ऊन का धागा बन गया। ठीक है, तो ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे हम हमारे बाल कटते हैं वैसे ही इनके इनके बाल कटते हैं। ठीक है, तो इन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता है ना। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, वो कोशिका मरी होती है इसलिए वहां पर दर्द नहीं होता है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसे आपके उग जाते हैं। ठीक है, वैसे ही उनको भी होता है। चरण 2 क्या आता है? अभी बाल को काट लिया। ठीक है, त्वचा सहित उतारे गए बाल को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पहले वो देख ही चुके हैं। पहले कटाई, फिर अभिमार्जन धोना, फिर छटाई छाटना होता है, फिर बर की छटाई होती है, फिर रंगीन, फिर रीलिंग मतलब बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकनाई, धूल और गर्द मतलब वही मिट्टी, धूल मिट्टी को बोलता है गर्द, निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब साफ सफाई करना उसकी। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। अभिमार्जन, ठीक है, इसमें क्या होता है? धूल मिट्टी चिकनाई और साफ सफाई करते हैं इसके अंदर, अभिमार्जन के अंदर। ठीक है, अगला स्टेप 3 क्या होता है? अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा तथा या पृथक किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है
कि कुछ बाल होते हैं जो आपस में उलझकर एक गट्ठा गट्ठा बन जाते हैं, है ना, आपस में घूम फिर के उलझकर, तो उन्हें अलग किया जाता है फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री कारखानों में जाकर। ठीक है, फैक्ट्रियों में कारखानों में जाकर उन्हें अलग किया जाता है, वो होता है स्टेप 3 में। उसी के बाद होता है छटाई। इसके बाद आता है चरण नंबर 4। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ठीक है, यानी उन बर को निकालना, यानी साफ सफाई करना, छांटना। ठीक है, छोटे छोटे मुलायम रेशों को अलग कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बर। उन बर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागे के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। काता मतलब मुझे धागे बनते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरण नंबर 5। रेशे की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। अब जो रेशे होते हैं ना, जिस रंग में उन्हें चाहिए होता है कपड़ा या ऊन, उसी रंग में उनकी रंगाई होती है। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। ठीक है, काली होती है, भूरी होती है, या फिर सफेद रंग की होती है उनकी ऊन, जो मतलब बाल उनके होते हैं। ठीक है, चरण नंबर 6। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अपेक्षाकृत मतलब होता है कि जो छोटे रेशे होते हैं ना, उनसे वही कम हो पाएगा, तो उसलिए हम बोलते हैं अपेक्षाकृत। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मैंने कोई पत्थर आसमान में फेंका, तो अपेक्षाकृत वो नीचे ही गिरेगा ना, उसके बाद तो कोई होगा नहीं उसका। तो उस वर्ड के लिए जो सेंस है ना, कि वही कम होना है, तो उसके लिए लगाते हैं अपेक्षाकृत। ठीक है, क्रियाकलाप 3.4 देखते हैं। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। ठीक है, ये आप अपने दोस्तों से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर 3.2 देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।